ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्ते, ये पब्लिक है सब जानती है। तो आपको आज का टाइटल देख के कुछ अजीब सा लगा, वोट फॉर बीजेपी, लेकिन उसके पहले है क्यों वोट फॉर बीजेपी। तो ये आज थोड़ा समझेंगे कि अगर आज भाजपा भाई उनकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, तो हम लोग भाजपा को क्यों वोट दें। मेरे हिसाब से तीन चीज़ देख के वोट दिया जाता है, या तो काम, या नाम, या दाम। 2019 का वोट या उस समय का वोट आपने नाम देख के दिया था, मोदी जी का नाम देख के आपने वोट किया था। तो इसकी सिलसिलेवार अलग अलग काम नाम धाम की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो इसकी मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप लेने पे हर महीने एक आपको निश्चित जो अमाउंट है वो आपको देना होगा। अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं चाहते हैं तो फिर वन टाइम हमारी मदद करें, एक बार भी आप हमें कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हैं और उसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब सबसे पहले बात कर लें काम देख के वोट होता है। बोला जाता है कि भाई बहुत चोखो काम है, इसलिए इसका काम बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले ये देख लें कि क्यों वोट देना चाहिए। उत्तर प्रदेश 2017 में जब सरकार आई, उससे पहले 2014 से केंद्र में सरकार चल रही थी बीजेपी की। दोनों सरकार ने मिलकर डबल इंजन का काम करना शुरू किया। तो आज कहाँ है? सबसे पहला पैमाना है महंगाई। तो क्या 2017 के मुकाबले आज महंगाई कम हो गई है, जीना आसान हो गया है, आपकी आमदनी बढ़ गई है? एक तो ये बात। दूसरा, भ्रष्टाचार। सरकार कुछ कहती रहे, सरकार तो रोज रोज विज्ञापन निकालती है कि भ्रष्टाचार मैंने इतना कम कर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इत्यादि इत्यादि, लेकिन क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? हमारे आप जिस परिवेश में हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है? तीसरी बात, उद्योग। बड़े वादे हुए थे। 2018 में एक इन्वेस्टर समिट भी हुआ था, कुछ 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा उत्तर प्रदेश में। तो क्या आया? क्या 70 लाख रोजगार की बात थी, क्या मिले? ये प्रश्न ऐसे हैं जिसको पूछा ही जाएगा। और अगर इन पे बीजेपी के पास ठोस और सही जवाब है तो उनको बिल्कुल वोट देना चाहिए। दूसरा काम है जो इस समय आया, वो कोरोना का कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट। हम सबको मालूम है, और उसमें भी 3 हिस्सों में उसको देखेंगे। प्रवासी जो कामगार हमारे थे, जो प्रवासी मजदूर थे, उनको आपने कैसे हैंडल किया था? याद है ना? आप उनको न बस प्रोवाइड करा रहे थे, पैदल चलते हुए सबने विटनेस किया है। लाखों लाख आदमी सड़क पे पैदल चल रहा था और सरकार क्या कर रही थी? सरकार अपने में खोई हुई थी, कि नहीं सब लोग बहुत चैन से हैं, सब लोग। सरकार, आपको याद है ना, एक जगह लोगों को बिठा के उनके ऊपर केमिकल से उनकी वॉशिंग की जा रही थी, पाइप से, जैसे वो कोई जानवरों का झुंड हो। प्रबंधन एक तो ये। दूसरा, जब कोरोना की लहर आई थी दूसरी वाली, तो ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड, क्या दुर्गति हुई थी। और मैं पहले भी कर चुका हूं इसमें कई बार, सबको एहसास करा दिया गया था कि आपकी ओवरऑल उसमें आपकी औकात क्या है, कितने बेड मिले थे, कितनी ऑक्सीजन मिली थी, ये भी भूला नहीं है कोई, क्योंकि लोगों के घर में लोग मरे हैं। तीसरी और सबसे संवेदनशील बात, जो अंतिम संस्कार था, जिसको कहते हैं लाश की जो दुर्गति की गई थी, वो लोगों के दिल दिमाग से वो सीन जाएंगे नहीं, जीवन भर रहेंगे। मैं लखनऊ की बात कर दूं, क्या किया था आपने जब वेटिंग लिस्ट ज़्यादा हो गई थी और 2-2 दिन लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था लखनऊ के भैंसा कुंड में शव जलाने के लिए, तो वहाँ पे आपने नगर पालिका की एक टीम भेज के वहाँ चालान काटने लगे थे, याद है ना? तो काम के नाम पे तो ये 2, मतलब एक पहला महंगाई, दूसरा कोरोना, और तीसरा ये भी काम की बात है, किसान आंदोलन। किसान ने क्यों आंदोलन किया? कभी आपने पूछा? उसकी समस्याएं कभी जानने की कोशिश की? उसके गन्ने का भुगतान किया? हम आगे कर देंगे, अभी तक नहीं किया है। आपने किसान आंदोलन में क्या किया था? कितनी गाली गलौज की थी? उनको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही मालूम नहीं क्या क्या बना दिया था, याद है ना? तो किसानों वाला मामला। और उस पर सबसे बड़ी बात, जो किसान 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी, आपने उस पर संवेदना दिखाने की कोशिश ही नहीं की।
सबको याद है ना वो सतपाल मलिक, आपके राज्यपाल ने कहा कि जब आपके राज्यपाल सतपाल मलिक साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इसकी बात कही कि उस समय शायद 500 ही मरे थे, तो क्या मेरे लिए मरे हैं? ये जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री का था, जो राज्यपाल कह रहे हैं। और इन सब में जिसको कहते हैं ना सोने में सुहागा, आइसिंग ऑन द केक, किसानों के जो टेनी के पुत्र मोनू ने जो रौंद के मार डाला था, ये तो मतलब मेरे ख्याल में ये आने वाली हिस्ट्री में ये कोई जैसे जलियांवाला बाग या लाला लाजपत राय का पूरी हिस्ट्री पढ़ती है कि कैसे उनको हुआ था, उस तरह का काम किया था आपने कि एक मंत्री पुत्र इस तरह से अपने पावर के उसमें मदहोश है कि उसने आदमी को रौंद डाला और आपने उसकी जमानत हुई और आपने उस जमानत का विरोध भी नहीं किया। अब जरा हम लोग आ जाएं नाम पे। आप सबसे बड़ा नामी 1 से 10 नंबर के खिलाड़ी नरेंद्र मोदी साहब, तो 1 से 10 नंबर तक तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं, नरेंद्र मोदी साहब ही 1 से 10 नंबर तक है। अब 11वें नंबर पे आपने 3 खिलाड़ी उतारे उत्तर प्रदेश में, एक 12वां 12th मैन भी उतारा, मैं उसकी बात भी कर लूंगा। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश को हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी, और इसकी कमान हम अलग अलग मजबूत लोगों को दे रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान आपने किसको दी? अमित शाह साहब को। अमित शाह साहब की क्या क्वालिफिकेशन है? उनको गोधरा दंगों को कैसे करना और कैसे मैनेज करना और बिना किसी में एफआईआर में नाम भी आ जाए तो उसमें से कैसे बाहर निकल जाना, ये सब में उनका एक्सपर्टाइज है। यही एक्सपर्टाइज है ना, इसी में महारत हासिल है। तो उनको एक तो गोधरा का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने किस तरह से दिल्ली इलेक्शन में यूज किया और क्या क्या भाषा यूज की याद है आपको? CNRC में उन्होंने क्या किया याद है आपको? और उत्तर प्रदेश में मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं कि वो एक धर्म विशेष को कैसे ट्रीट करते हैं याद है? उनको आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान दी, जहां पे किसान था, जहां पे बहुत सेंसिटिव जाट था, जिसकी चौधराहट को आपने ललकारा था, याद आया? तो अमित शाह साहब जैसे दिग्गज को आपने वहां भेजा, जिनका काम ही, और वो तो कितने इस काम के लिए कितने अच्छे थे ये आप ही तय करिए। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आपकी चॉइस थी बिल्कुल ठीक थी, राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब चूंकि ईस्टर्न यूपी से आते हैं, चंदौली गृह प्रदेश और गृह जिला, उसके बाद गोरखपुर में रह के पढ़े, इत्यादि इत्यादि। और आपके जितने लीडर इस समय जो एक्टिव हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी मैं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आप शाह साहब और मोदी साहब की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कहीं दिखाई दे रहा है ईस्टर्न यूपी में। जब योगी जी का नॉमिनेशन था तो कौन पहुंचा था वहां तो अमित शाह साहब गए थे नॉमिनेशन कराने। तो आप लोगों को राजनाथ सिंह जी से दिक्कत क्या है कि राजनाथ सिंह जी भी कहीं रेस में ना आ जाएं? वो जो 2 रेस चल रही है इस समय अमित शाह साहब और योगी जी के बीच में, उस रेस में कहीं ये भाई साहब भी ना आ जाएं, यही दिक्कत है ना। अब तीसरे साहब का तो कहना ही क्या, वो तो ऐसी चाल चलते हैं कि वो सबको सरपट पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस है। नड्डा साहब सेंट्रल यूपी, कहां से आते हैं? हिमाचल प्रदेश। कितनी जनसंख्या? हमारे किसी एक पुराने एक जिले से छोटा राज्य है, कितने एमपी? यहां क्या कर रहे हैं? और सबसे सोने में सुहागा कि अभी हिमाचल प्रदेश गृह राज्य में अभी बाई इलेक्शन 4 महीना 6 महीना पहले एमपी भी हारे और 3 एमएलए भी हारे, उनको यहां की कमान दी गई है। और उनके पीछे पीछे जो 12th मैन है उनका जिक्र कर दूं, अनुराग ठाकुर जी आए हैं। अनुराग ठाकुर जी वही हिमाचल से हैं, अनुराग ठाकुर जी भी उसी हिमाचल से हैं जहां पे एक एमपी की सीट हारी और 3 हारे अभी हाल के इलेक्शन में। और उसके अलावा एक क्वालिफिकेशन उनके पास ज्यादा है, जिसके लिए उनको हालांकि उनको जिसको कहते हैं ना, ही हैज ऑलरेडी बीन, उसका उनको तोहफा मिल चुका है। उन्होंने जो दिल्ली इलेक्शन में जिस तरह का कहा था कि देश के गद्दारों को, और जो नए नए नारे याद किए थे, आपने उसको बखूबी उनका इनाम दे चुके हैं। आप उनको कैबिनेट मंत्री बना चुके हैं, उनको यहां भेजा गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये आपके 12th मैन थे। तो नाम वालों की भी आप बात कर लीजिए। इन नाम को देख के अगर किसी को लगता है भाजपा को वोट दो तो बिल्कुल दीजिए। ये आपके नाम, पहले काम बताया, अब नाम बताया। अब जरा दाम की बात कर लिया जाए। दाम एक्चुअल जो हमारे रोजमर्रा की चीजें। सबसे पहले तो बात आती है 2 जून की रोटी की।
रोटी आपने सुलभ कराई। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने रोटी मुहैया कराई। हम 5 किलो राशन पूरे देश में 85 करोड़, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो ये आपने मुहैया कराया कि उस आदमी को इस लायक बनाया कि वो अपनी 2 जून की रोटी कमा सके। आपने एक अच्छे खासे लोगों को जो अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे, उनको इस श्रेणी में लाके कर दिया है कि वो आज आपके उस 5 किलो अनाज के भरोसे जीवन जी रहे हैं। अब हो सकता है भाई कुछ लोगों की पैरामीटर्स में बहुत भारी आपने काम कर लिया कि एक अपनी मजदूरी अपनी रोटी कमाने वाला को आपने इस स्थिति में ला दिए हैं। रोजगार में कमी, बेरोजगारी की जो हालत है ना, जो एक बड़ा कारण है इस इलेक्शन में आपके लिए मुश्किल का, वो बेरोजगारी है। जो नए बच्चे हैं उनको इससे मतलब नहीं है कि हिंदू मुस्लिम क्या हो, उनको रोजगार चाहिए, उसका कोई नहीं। नया एक आपने चीज शुरू की, लाभार्थी। मैं इसको अभी दाम की ही बात पे कर रहा हूं। लाभार्थी में क्या हुआ? लाभार्थी आज से नहीं, पिछले 40, 50, 60 साल से हैं। आपने उनको थोड़ा डिमीन करना शुरू किया। आपने लाभार्थियों से ये नहीं कहा कि हम तुम्हें जो भी पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी चीजें आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से हिंदुस्तान में चल रही हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि विधवा पेंशन मिलती है या ये मिलती है तो लाइन लगाओ, मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें भाषण दूंगा। वो भी शुरू हो गया। जो कई सोशल साइंटिस्ट कह रहे हैं ना कि एक लाभार्थियों का एक उन्होंने नया वर्ग खड़ा कर दिया। नए वर्ग को खड़ा करके कहा गया कि मैं आ रहा हूं, जरा हाजिर रहना, और हाजिरी की जिम्मेदारी सारे सरकारी लोगों को दी गई। ठीक है ना। दूसरा जो आपका दाम है, दाम की बात कर रहा हूं, राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है उसके लिए कितना चंदा वसूला गया, दाम, और उस चंदे से आपने क्या किया? उस भगवान के मंदिर के नाम का जो ट्रस्ट है, उसकी ने जमीन घोटाले में उसका नाम आया है कि नहीं आया, आप लोग साइलेंट हैं उसके बारे में। लेकिन लोगों को आहत तो हुए हैं कि जिसको कहते हैं ना, भगवान को भी नहीं बख्शा। और जो तीसरा दाम है जहां पे लोगों को बुरा लगा, आपने केवल इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे, आप कहते हैं कि हर साल आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं? इस बार मैंने 6 लाख दिए जलाए, अब की 7 लाख में जला रहा हूं। अब क्या? अरे भाई, सरकार से तुम 7 लाख नहीं, तुम 7 करोड़ दिए जला दो। ये कोई रिकॉर्ड है? अरे उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य जिसमें 16 करोड़ लोगों को टीके लग गए। अरे 16 करोड़ रोज तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अलावा और किस राज्य में है? मैं अकेले दौड़ रहा हूं और भोपू लेके बोलता भी जा रहा हूं कि मैं सबसे फर्स्ट आ रहा हूं, मैं सबसे आगे दौड़ रहा हूं, मतलब ये क्या तमाशा है? तो मेरे हिसाब से आप जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें, लेकिन वोट देने से पहले उनका काम देख लीजिए, उनका नाम देख लीजिए और उनका दाम देख लीजिए। इन तीनों पैरामीटर्स पे अगर आपको लगता है कि भाजपा ने बहुत काम किया है तो निर्णय आप लीजिए, बिल्कुल भाजपा को वोट देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जीवन बहुत अच्छा है, सब कुछ खुशहाली है, अमित शाह साहब बिल्कुल इतनी मीठी वाणी बोलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन चलते चलते एक बात और, एक ध्यान रखिएगा, अगर पिछली बार 325 लोग जीते थे उत्तर प्रदेश में, 303 MP जीते थे, अगर आपने एक भी अल्पसंख्यक, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, अगर आपने उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है तो किसी भी पैरामीटर्स से वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं आप। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।